नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी तक ये रहस्य बना हुआ था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन क्यों हुआ। सच्चाई को जानने के लिए इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता लगातार शोध करते रहे हैं। रिसर्च से कई कारण भी निकल कर आए। एक कारण ये बताया गया कि आर्यों के आक्रमण ने इस फलती फूलती व्यवस्था को या सभ्यता को नष्ट कर दिया था। कुछ प्राकृतिक कारण भी बताए गए, जैसे भीषण बाढ़ और भूकंप आदि। लेकिन खोज खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोई भी कारण पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला नहीं निकला। हाल में प्रकाशित हुए शोध ने जलवायु परिवर्तन का मॉडल इस्तेमाल करते हुए बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बार बार आने वाले लंबी अवधि के सूखे थे। इन सूखों ने ही सिंधु घाटी और उसके आसपास रहने वाले लोगों को वहां से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या इस नई खोज को अंतिम सत्य माना जा सकता है? ये शोध कितना विश्वसनीय है? और क्या माना जा सकता है कि अब इसमें और बहस की गुंजाइश नहीं रह गई है? जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि धन्यवाद पहले मुकेश जी। जी, पहले इस शोध पर जाने से पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। मोटे तौर पर उसकी जी, रूपरेखा अगर आ जाएगी तो समझने में आसानी होगी। जी। देखिए भारतीय इतिहास में जो अलग-अलग सभ्यताएँ आई हैं, उसमें सबसे पहले तो आर्यन सभ्यता के बारे में बात कही जाती है और उससे पुरानी जो सभ्यता है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और राखीगढ़ी और दूसरी जगहों पर जो खोज हुई, उससे पता चला कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति, ये जो है, ये आर्यों के आने के पहले की है। तो इसलिए एक बड़ा विवाद चलता रहा है कि जिसमें खास तौर से हिंदू राष्ट्रवादी ये मानते हैं कि आर्य शुरू के यहाँ के मूल निवासी थे और वो मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वो भी आर्यन सभ्यता का भाग थी। पर इसमें फ़र्क ये है कि आर्यन सभ्यता जो थी, ज़्यादातर वो पशुपालक समाज पर आधारित थी। उसमें मकान कच्चे होते थे, मिट्टी के होते थे और जो बाकी व्यवस्था है आदान-प्रदान, बाज़ार, वो एक प्राथमिक तौर पे चलता था। जबकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हम देखते हैं कि वहाँ पक्के स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ मिट्टी के बर्तन हैं, उस पर एक लिपि है जो अभी तक पूरी उसको डिसाइफ़र नहीं कर पाए, पूरा उसको समझ नहीं पाए। उसमें एक ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था और जो वहाँ ईंटों वगैरह के मकान थे, वो बताते हैं कि ये एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी, जो काफ़ी विकसित थी, जो आर्यों के आने के पहले थी और तो आज विवाद इसी बात पे चल रहा है क्योंकि आर्य उस सभ्यता समय जो है या प्रोफेसर पुनियानी, उस समय ना तो कोई राजा था, ना कोई मंदिर था, जी, पुजारी भी शायद नहीं थे। और जी, जो मूर्तियां मिली हैं वो बताती हैं कि वहां पर नृत्य वगैरह भी प्रचलन में था। इसके अलावा वहां दफन करने की प्रथा थी, जलाने की प्रथा नहीं थी शवों को। कोई युद्ध के जी। प्रमाण भी नहीं मिले। जी। जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात पे आपने ध्यान दिलाया कि किसी प्रकार की कोई धार्मिक जो चीज़ें अनुष्ठान से जुड़ी हुई रहती हैं, उस प्रकार के स्थल वहाँ नहीं मिले हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सभ्यता को ऐसा कहा जा सकता है कि ये ज़्यादातर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चल रहा समाज था, जो ज़्यादातर आधुनिक समाज के काफ़ी नज़दीक था। इसमें एक बात मैं और जोड़ देता हूँ जो अभी पिछले 1 साल से सामने आई है, वो है तमिलनाडु में मदुरै के पास एक जगह है किलाड़ी। तो किलाड़ी में भी जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं, वो भी इसी से मिलते-जुलते हैं, मोटे तौर पर ऐसे कहा जा सकता है। दावा और तो ये किया उसमें जाता है कि इस सभ्यता से भी पुराने अवशेष हैं वो। दावा ये किया तो जाता है। जी। ये मोहनजोदाड़ो के थोड़े बाद के हैं, थोड़े उसके बाद के हैं। उसका कारण अभी पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है, पर उससे मिलते-जुलते ये हैं। तो ये उससे पहले की है या उसके समांतर है या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता जब खत्म हो रही थी जिसके बारे में हम आज मुख्य तौर से बात कर रहे हैं,
उसके थोड़े बाद से यानी लोग वहाँ से जाना चालू हो गए और उसके बाद से शायद ये किलाड़ी की सभ्यता का विकास हुआ होगा, जो तमिलनाडु में है और उसके बारे में भी तमिलनाडु सरकार और केंद्रीय सरकार में एक खटापट चल रही है। केंद्रीय सरकार इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करने दे रही, जबकि राज्य सरकार और वहाँ के ज़्यादा बुद्धिजीवी इस बात पर एक प्रकार से खुशी ज़ाहिर कर रहे हैं कि तमिलनाडु में इस प्रकार की पुरानी सभ्यता मिली, जो इससे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिलती-जुलती है, ऐसा कहा जा सकता और इसको द्रविड़ सभ्यता से भी जोड़ा जा रहा है कि ये पूरी जो मोहनजोदाड़ो से लेकर तमिलनाडु में जो मिला है, ये सारा द्रविड़ है। सभ्यता की और फिर बाद में आई आर्य सभ्यता। जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्य सभ्यता अब सवाल ये है कि आज जो हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति अ, ज़्यादा विस्तार में आ रही है, उसका दावा रहा है कि आर्य यहाँ के शुरू के मूल निवासी थे और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह उसी के भाग थे। ये उसमें एक प्रकार की राजनीति छिपी हुई है। राजनीति ये छिपी हुई है, एक तो उत्तर भारत का वर्चस्व और दूसरा जो भी धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, वो अपने आप को हम सबसे पहले यहाँ थे, इस प्रकार की बात बताते हैं। मैं आपको एक समांतर बात बता दूँ कि जैसे श्रीलंका में सिंहला भी हैं, तमिल भी हैं, तो सिंहला जो हैं, जो बुद्ध धर्म को ज़्यादातर मानते हैं, वो कहते हैं कि वी आर द फर्स्ट कमर्स, हम सबसे पहले आए। तो भारत में इसी प्रकार से जो आज हिंदू राष्ट्रवादी सभ्यता है, ये अपने आप को आर्यों से जोड़ती है, क्योंकि सावरकर ने जब हिंदुत्व की परिभाषा रखी, तो उसने यही कहा कि भई हिंदुत्व जो है, वो आर्य सभ्यता, ब्राह्मणवादी कल्चर और सिंधु नदी के इस पार का इनको मिला के हिंदुत्व बनता है। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा इस तौर से हुआ है। वैसे ये एक स्वागत योग्य रिसर्च आगे आया है। इसी पे जैसे आपने पहले कहा, पहले ये समझ में नहीं आ रहा था कि भई ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी की संस्कृति इसका अंत कैसे हुआ? और उसके जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि इसके बारे में कयास लगाते जाते थे कि वो एक भीषण कुछ हुआ, जिसके कारण ये सभ्यता बर्बाद हो गई। और अभी जो ये हीरेन सोलंकी और दूसरे उनके जो साथी हैं, जो कोलोराडो में प्रोफ़ेसर हैं, उन्होंने जो अध्ययन किया है, उसमें कंप्यूटर मॉडलिंग है, उसमें जो हमारा मौसम है मौसम के आधार पे जो गहरा अध्ययन है, पानी का लेवल चट्टानों में और इसमें कितना था, उसके आधार पे उन्होंने जो मॉडलिंग की है, तो निश्चित रूप से बता पा रहे हैं कि ये सभ्यता कितनी पुरानी थी और उसका अंत का भी कारण जो बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मुझे लगता है कि आज हम जिस तरफ जा रहे हैं, वो भी पता नहीं हमें किस तरफ ले जाएगा। वो बता रहे हैं कि वहाँ बारिश कम होती गई, नदियाँ सूख गई और इसके कारण उत्पादन कम होने लग गया, तो ज़्यादा लोग वहाँ से माइग्रेट होने लग गए और ये अचानक हुई प्रक्रिया नहीं थी। ये धीरे-धीरे बढ़ते जाने वाली प्रक्रिया थी, जिसके कारण ज़्यादा लोग वहाँ से चले गए और इस सभ्यता का एक प्रकार से इस प्राकृतिक आपदा जो बारिश कम होने के कारण हुई और उसके बारे में भी उन्होंने स्ट्रेटोस्फियर और दूसरे जो मौसम मौसम के क्लाइमेट गहरे मॉडल है। अध्ययन जी। जी, उसके जी। आधार पे उन्होंने कहा क्योंकि ये बारिश कम होती गई और नदियाँ सूखने लग गई, इस कारण से ये धीमे-धीमे इस सभ्यता का अंत हुआ। इसमें कोई किसी से झगड़ा और ये नहीं था। इसमें एक और बात जोड़ दूँ कि ये जो अपनी ये सभ्यता जो हिंदुत्व की राजनीति वाले जिसको मानते हैं, जो आर्यों से अपने आप को जोड़ते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया कि मोहेंजोदाड़ो में या एक इसी सभ्यता के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में एक नकली घोड़े की सील बना के वहाँ रख दी। अब आर्य लोगों की पहचान घोड़े से थी और मोहनजोदड़ो हड़प्पा में इस प्रकार के होती नहीं थी। तो एक फ्रंट लाइन में एक लंबा लेख आया था टीएस राजारामन पे, जिन्होंने ये करने की कोशिश की और जानबूझकर ये बताने की कोशिश की कि घोड़े की सील इस सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है और बाद में सिद्ध किया गया कि ये पूरा-पूरा झूठ था। घोड़े की किसी प्रकार की सील नहीं मिली। उनकी जो सील मिली वो उनके जिस प्रकार की वो उनका जीवन था और जिस प्रकार से उनका आदान-प्रदान होता था, उसके आधार पे मिली थी। तो इसका महत्व मैं इसलिए देखता हूँ कि आज की जो राजनीति इस बात को कहती है कि हम आर्यों के वंशज हैं और हम यहाँ सबसे पहले आए, बाकी हमसे बाद में आए और अगर उनको बताया जाए कि भई आपके पहले यहाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी,
द्रविड़ सभ्यता से मिलती-जुलती थी। तो फिर वो जो आज कहते हैं कि मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं, उनका वो आधार खत्म हो जाता है। तो शुरुआत में कौन था, ये एक बड़ा विवाद है। अब इसमें जी, मैं एक और बात अगर आप अनुमति दें तो मैं जोड़ना चाहूँगा कि जी, अभी तक इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे और 2019 में टोनी जोसेफ की एक किताब आई थी। टोनी जोसेफ ने क्या किया कि जो डीएनए आधारित पॉपुलेशन जेनेटिक्स जनसंख्या के आधार पे जो इनकी डीएनए की स्टडी की गई, तो उन्होंने एक अपनी किताब अर्ली इंडियंस में बहुत अच्छी बात बताई है कि हम सब लोग मिले-जुले हैं और मानव का जो विकास हुआ, वो दक्षिण अफ्रीका से चालू हुआ। उसमें दक्षिण अफ्रीका से जो पहली बार लोग आए, वो यहाँ का एक आधार है और उसके बाद जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता का स्थापन करने वाले थे, वो ईरान से आए थे 7,000 साल पहले और आर्य यहाँ आए थे करीब 3 साढ़े 3 हज़ार साल पहले। तो ये उन्होंने अभी ये हिंदुत्ववादी तो अभी भी उसी बात पे टिके रहेंगे, पर पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी इसी बात को सिद्ध कर देता है कि जहाँ यहाँ पहले सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई थी और ये ब आर्य बाद में आए थे। अब इसमें मुझे भी पहले समझ में नहीं आता था ये कैसे सिद्ध करते हैं। तो अभी जैसे राखी गढ़ी में एक शव मिला, स्केलेटन मिला जो सिंधु घाटी का ये भाग है। अब उसमें आर्यों के जीन नहीं पाए गए, जबकि आर्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीन पाए गए। यानी जो पहले आए थे, उनके जीन तो पूरे लगातार चलते रहेंगे और जो बाद में आएँगे, उनके जीन पुराने पुराने जो माइग्रेशंस हुए, पुराने जो लोगों का आगमन हुआ, उसमें नहीं पाए जाएँगे। तो अभी ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है इन 2 वैज्ञानिकों के आधार पे और पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है, वो डीएनए को ऐड करता है। उसके पहले भी हमारे जो इतिहासकार वेत्ता और साहित्य के आधार पे कई इतिहासकारों ने इस बात को कहा था कि आर्य लोग रशिया के स्टेपी से आए थे करीब 3000 आज से करीब यानी ईसा पूर्व कहें तो 1500 साल के आसपास उनका आना चालू हुआ और जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे, वो करीब 6000 साल पहले आए थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता वाले जो आए थे, वो ज़्यादा ईरान से आए थे और आर्य सभ्यता वाले जो आए, वो आए थे रशिया के स्टेपी पर्वत की तरफ से और वो आते-आते काकेशिया उनके के इलाके से, सेंट्रल जी, एशिया काकेशिया के इलाके से। जी, रशिया का वो जो पहाड़ है उसको स्टेपी कहते हैं, स्टेप कहते हैं या जो भी कहते हैं अंग्रेजी की स्पेलिंग कठिन है। तो ये 2 चीज़ों के विवाद में अभी इनका सोलंकी और उनके साथी का जो रिसर्च आया है, ये एक पूरी तौर से सिद्ध कर देता है कि यहाँ के जो लोगों की क्रोनोलॉजी क्या रही है। और दूसरा मुझे ये भी बात लगती है कि इसको बहुत ज़्यादा महत्व देना कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, क्योंकि बाद में तो सब आपस में मिलते-जुलते गए। जो हम द्रविड़ कहते हैं, आर्य कहते हैं, आज कोई इसी प्रकार से शुद्ध रेस है भी नहीं और रेस की कल्पना को भी आजकल तो डिबंक कर दिया गया है, उसको भी त्याग दिया गया है कि ये क्योंकि दुनिया में मेल-जोल हमेशा चलता रहा है और ये दुनिया का मेल-जोल जो है, उसके आधार पे ही लोग चलते रहे। और एक जी, इसमें और मज़ेदार बात ये है कि भारत के दक्षिण एशिया में ये मेल-जोल का होना कम कब हुआ? और वो है जाति व्यवस्था के उदय के कारण। क्योंकि ये जो एंडोगेमी है, पहले तो चलता था, इसमें फ्री था अलग-अलग सभ्यता के लोग मिलते-जुलते थे। इस प्रकार की कास्ट सिस्टम के डेवलपमेंट से का जाति व्यवस्था के विकास के कारण जो अपनी कास्ट के अंदर शादी करना, ये ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद पर उसके पहले जो पूरा था, सब आपस में जीन्स मिले हुए हैं, डीएनए का उस प्रकार से मिला-जुला है। जी। तो एक चीज़ समझना था आपसे कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसका जो भौगोलिक विस्तार था, वो उत्तर-पश्चिम भारत यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब का भी एक हिस्सा होगा ही और पूरा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक इतना लंबा-चौड़ा इलाका था। वहाँ बिल्कुल, वहाँ सारी जगहों से ये सारी चीज़ें मिलती रही हैं। इतने बड़े इलाके में इतना बड़ा सूखा और लगातार पड़ता रहा, मतलब बार-बार पड़ा और एक एक मैं पढ़ रहा था कि एक सूखा तो 164 साल तक चलता रहा, इतने लंबे सूखे पड़े। तो इतने लंबे सूखे उस ज़माने में जबकि जंगल, पर्वत सब कुछ थे,
ये मतलब बाढ़ आना तो समझ में आता है, भूकंप आना समझ जी। में आता है, लेकिन इतने लंबे सूखे इस इलाके में उस समय पड़े और अब हम अ, उतने सूखे अब नहीं देख रहे हैं उसी लिहाज से। हाँ, ये देखिए ये थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से यहाँ तक तो उन्होंने बताया कि सूखे पड़ते रहे और उसके कारण वो उस सभ्यता का ह्रास हुआ, ये तो बताया। पर सूखे क्यों पड़े, इसके बारे में कोई जो रिसर्च अभी तक मेरी नज़र में तो नहीं आया कि जो बताए कि वहाँ सूखा पड़ने का कारण क्या था। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अभी आगे मुझे कभी-कभी लगा जैसे दिल्ली में ये प पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके कारण भी समस्या हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो ऐसा पहले के समय बारिश न होने के कारण हुई और आज हम देखते हैं जैसे हम झाड़ों को ज़्यादा ज़्यादा काट रहे हैं, जंगलों की सुरक्षा में कोई सावधानी नहीं बरत रहे, तो उस प्रकार के सूखे और जिसको आजकल कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज केवल हमारे हमारे कारण जो हो रही है, तो उसमें एक आगे क्या परिणाम होगा मानव सभ्यता पर, ये ये इनके रिसर्च से वो बात हमें थोड़ा कॉशियस करती है, हमें सावधान करती है कि हम भी अगर इसके बारे में सावधान ना रहे, तो भविष्य में हमारे जो पूरी रिहाइश है यहाँ, उस पर भी कितना दुष्परिणाम हो सकता है। पर उसका कारण के बारे में मेरी नज़र में नहीं आया कि क्यों पड़े जी। सूखे। बिल्कुल। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी थी कि आर्यों के आगमन से ये सभ्यता नष्ट हुई, ये सही नहीं है क्योंकि आर्य बहुत बाद में आए थे। दूसरा ये जी, कि भीषण बाढ़ भी कोई कारण नहीं होती है, क्योंकि बाढ़ आएगी तो पूरे इलाके को तो नष्ट नहीं करेगी, उसके आस-पास का इलाका ही नष्ट होगा। और तीसरा कारण करेक्ट। ये कि भूकंप में भी तबाही होगी तो फिर बुरी तरह तबाही होगी। इतने सारे जो उदाहरण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, वो शायद ना मिल पाते। तो ये जो ज़्यादा विश्वसनीय कारण है, बेशक अंतिम ना हो, लेकिन ये ज़्यादा विश्वसनीय कारण लग रहा है कि सूखे की वजह से लोगों को पानी नहीं था, खेती नष्ट हो गई, अब उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना ही था। तो वो इधर गंगा की तरफ चले आए और यहाँ बसने लगे। जी, जी। ये बहुत अच्छा आपने इसका समराइज़ किया है और ये 2 वैज्ञानिकों ने जो किया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से भी बनता है कि उन्होंने बराबर डेटिंग भी अच्छी की है और डेटिंग इम्पोर्टेंट वैसे वैसे एक तरफ से तो अलग बात है, पर उसका जो राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है कि हम पहले थे, बाद में लोग आए, दूसरे लोग आए, उसको जो ये उस भ्रम को जो तोड़ती है, उस प्रोपेगेंडा को जो तोड़ती है, वो बहुत और ये भी दिलचस्प होगा प्रोफेसर पुनियानी, जो आपने तमिलनाडु में ज़िक्र किया है, जब उसके प्रमाण जी। सामने आएँगे तो ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ वो सभ्यता क्यों नष्ट हुई? वहाँ जी। उसकी नष्ट होने के क्या कारण थे? क्यों पतन हुआ उसका? कोई जी। सूखा ही था या कोई और कारण था? या सचमुच में कोई हमले ने उसको नष्ट किया? ये देखिए इस पर जो अभी रिसर्च करना चाह रहे थे वहाँ वैज्ञानिक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसकी फंडिंग बंद कर दी गई। तमिलनाडु सरकार उसमें करना चाहती है। अभी आगे देखेंगे क्योंकि ये भी 2017 की बात है, जब ये पहली बार किलाड़ी की उत्खनन हुआ, तो पता चला। तो केंद्र सरकार ने बाद में फंडिंग बंद कर दी। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि आगे वो उत्खनन एक्सकैवेशन किस तरफ जाता है और हम किस प्रकार के निष्कर्ष वहाँ से निकाल सकते हैं। अभी मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। वो कह रहे थे जी, कि पुरातत्व के लिए ये डार्क एज है, पिछले 11 साल। क्योंकि राइट। सारी फंडिंग रोक दी गई, सारी जाँच, खुदाई, जी, जी। खोज सब रोक दी गई हैं। ये ये जो इसके पीछे क्या सोच क्या हो सकता है? इसे ये गंभीरता से नहीं लेते हैं या इन्हें ये डर लगता है कि पता नहीं कौन-सा तथ्य सामने आ जाएगा जो हमारे झूठ को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा? देखिए, उन्होंने जो मॉड्यूल बनाया है, जिसके आधार पे वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसमें जो वास्तविक प्रमाण इस प्रकार के हैं और उसके आगे भी देखिए ना, वो पूरे रिसर्च का पैसा कहाँ लगा रहे हैं। रामायण पे रिसर्च कर रहे हैं, महाभारत पे रिसर्च कर रहे हैं, पंचगव्य पे रिसर्च कर रहे हैं, गाय के पेशाब पे रिसर्च कर रहे हैं और जहाँ भी लगता है कि ये रिसर्च उस दिशा में ले जाएगा कि आर्य यहाँ के पहले मूल निवासी नहीं थे,
तो उसको वो रोक देते हैं। दूसरा, जहाँ भी रिसर्च आता है कि जो तार्किक सोच रैशनल थिंकिंग को मजबूत करता है, उसको भी रोक देते हैं। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके पीछे भी क्या है? उसके पीछे भी यही बात है कि भई वो एक प्रकार की सोच को समाज पे लादना चाहते हैं, जहाँ केवल जो जिसको हम कहेंगे तार्किक सोच के आधार पे नहीं है, केवल श्रद्धा पे आधार पे है, ब्लाइंड फेथ के आधार पे है। क्योंकि मानव समाज में तो दोनों चीज़ें विकसित हुई हैं। भारतीय समाज में भी हम देखें तो ज्ञान विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण परंपरा रही है। भारतीय समाज में दूसरी परंपराएँ भी रही हैं जो इसके विरोध में केवल श्रद्धा के आधार पे उन्होंने अपने ज्ञान को विकसित किया है। तो आज केंद्रीय सरकार के पास जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, उसमें वही फिट होता है कि वो अपने उनके मॉड्यूल में जो फिट बैठता है, उसी पे पैसा डालें रिसर्च के लिए और बाकी रिसर्च को पूरा-पूरा रोक दिया जाए, ऐसा। और इसीलिए शायद आगे जो तमिलनाडु में जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, ये एक एरिया है, पर बाकी एरिया भी देखिए, पूरी जो रिसर्च की फंडिंग है, वो इस प्रकार से जा रही है। और अभी कॉलेजेस और स्कूल्स में जो सिलेबस आने आ रहे लगातार ला रहे हैं, वो भी उसी आधार पे है कि हमारे पास पूरा ज्ञान था, पूरा सब कुछ यही था, वगैरह-वगैरह, खुद की श्रेष्ठता बताने के लिए, ताकि वो खुद के सामाजिक मूल्यों को भी यहाँ लाद सकें। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। मुझे लगता है कि ये खोज निश्चित रूप से मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता जो थी उसके बारे में नई रोशनी डाल रही है और नए विचार इससे जन्मेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.